हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट इन इंडिया। मतलब हमारे देश में फॉरेस्ट कितने टाइप्स के हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है दैट सर H.G. चैंपियन कैटेगराइज्ड इंडियाज फॉरेस्ट टाइप्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1936। जो सर H.G. चैंपियन थे, इन्होंने इंडिया में जो क्लासिफिकेशन की थी फॉरेस्ट की वो सबसे पहले की थी 1936 में। इनका एक वर्क था, रिपोर्ट या बुक कह लीजिए, जिसका नाम था प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया एंड बर्मा। तो इसमें इन्होंने इंडिया के फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया था सबसे पहले। किसने? सर H.G. चैंपियन ने। कब? 1936 में, राइट। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि भारत देश में जो फॉरेस्ट हैं वो कितने तरह के हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, आप जितने भी वेबसाइट्स पे जाएंगे या बुक्स में जाएंगे, सब में अलग अलग दिया है, बट 6-7 ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन से हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी बच जाते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं बनाऊंगी, कोशिश करूँगी शॉर्ट वीडियो बने और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है सिर्फ वही कवर हो, फालतू का नहीं, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल आप मतलब समझते हैं? ट्रॉपिक मतलब जो इक्वेटर के पास में जो एरिया होता है, ठीक है, इक्वेटर के या ऊपर या नीचे, बट इक्वेटर के आसपास जो एरिया होता है। एवरग्रीन मतलब सदाबहार जो रहते हैं, ठीक है। तो सदाबहार कहाँ पे होंगे? जहाँ बारिशें खूब ज़्यादा होंगी, वहीं पे तो पेड़ आपके सदाबहार रहेंगे, है ना। तो देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। एनुअल टेम्परेचर 20 या 22 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी भी होती है। ट्रीज हाइट, अब जो पेड़ होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है? 60 मीटर या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे इंडिया में कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे वो भी बताया गया है साथ में। तो ये मिलेंगे जो वेस्टर्न स्लोप है, वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ मिलेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हिल्स हैं वहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट है। तो अब वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये इसका ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि जो ईस्टर्न पार्ट है ना वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे कोई और टाइप होता है, वो हम आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको समझ आता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, आप ऑक्सफोर्ड की एटलस अगर आपने ली है तो उसमें जो इंडियन मैप्स में फॉरेस्ट वाला एरिया है उसको ओपन कीजिए, साथ साथ में आप पढ़ेंगे तो देखिए डायग्रामेटिकली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिलीव मी, राइट। सो एग्जांपल्स थोड़ा सा देख लेते हैं। रोजवुड है, महोगनी है, इबोनी है, ये सारे किस में आते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। नाउ जो अब हम सेकंड पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट, तो जो अब हमें सेकंड पढ़ना है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, राइट। सो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा आपको यही मिलेगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। एनुअल रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। अब इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो ट्रॉपिकल डेसिडियस है। डेसिडियस का मतलब होता है पतझड़ वाले, जिनके पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं एक सीजन आने पे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा है या कम है उस एरिया में, उसके हिसाब से इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब जहाँ पे नमी होगी। एक हो गया ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे सूखा सूखा सा होगा, ठीक है। अब नमी कहाँ होगी? जहाँ पानी होगा, राइट। सो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है कौन कौन से? सबसे पहले तो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। रेनफॉल यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सारी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में आती है। जो ईस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट का, देखिए वेस्टर्न घाट हमने इस तरह से पढ़ा, ये इसका वेस्टर्न स्लोप जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन जो इसका ईस्टर्न स्लोप है वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा? टीक, शीशम, महुआ, कुसुम, सैंडलवुड, ये सब कुछ मिलेगा, राइट। अब देखिए, इसमें भी कोई ट्रिक आप लगा नहीं सकते, है ना। आप जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी कंसेप्ट की, इस तरह की कोई चीज़ है ये, ठीक है। इसमें कोई रटिफिकेशन नहीं चलने वाली है आपकी। नेक्स्ट आता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। जब यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब सूखापन ज़्यादा हो जाता है तो थॉर्नी बशी से थॉर्नी फॉरेस्ट, कांटेदार जो जंगल होते हैं उनमें चेंज हो जाते हैं। अब ये आपको इंडिया के कौन कौन से पार्ट में मिलेंगे वो भी देखना पड़ेगा। तो ये मिलेंगे प्लेन्स ऑफ यूपी, बिहार, जो पेनिनसुला का बारिश वाला एरिया है वहाँ भी, और यहाँ पे आपको मिलेगा खैर और एक्सलवुड, राइट। सो आई होप
आपको समझ आ रहा है जो भी मैं समझा रही हूँ? बिकॉज मैं कोशिश कर रही हूँ कि ईजी से ईजी तरीके से आपको समझा सकूँ। एंड पेपर पेन साथ में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब कोशिश की है कि हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर कर सकूँ। तो आपके नोट्स भी जो है काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होंगे अगर आप साथ साथ में बना लेंगे, राइट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ जो थर्ड टाइप है वो है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्न का मतलब होता है कांटेदार, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल जो है आपका 50 सेंटीमीटर से कम होता है। ये आपको सेमी एरिड एरियाज, मतलब जो सूखे एरियाज है वहाँ पे मिलेगा, जैसे कि पंजाब का कुछ एरिया हो गया, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, इन सब एरिया में। प्लांट्स लीफलेस होते हैं, मतलब ऑब्वियसली झाड़ियाँ होंगी, कांटेदार, तो वहाँ पे पत्ते तो नहीं होंगे ना, तो लीफलेस होते हैं। वेराइटी ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स, जो घास होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी, राइट। यहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, बबूल, बैर, खैर, नीम, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट हम माउंटेनियस जो फॉरेस्ट होते हैं उनको भी कहते हैं। अब देखिए जो माउंटेनियस एरियाज होता है ना, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। टेम्परेचर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। सबसे पहले तो एल्टीट्यूड पता होना चाहिए क्या होता है, मीन्स हाइट। तो माउंटेनियस एरियाज में क्या होता है ना, जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते हैं आपको ठंड बढ़ती रहती है, मतलब आपका टेम्परेचर जो है, उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता रहता है। कॉजिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़े थोड़े एरिया के बाद जो वेजिटेशन का टाइप है वो चेंज होता रहता है, फसलों का जो प्रकार है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया जो होगा, वो सारे माउंटेन्स जो ट्रॉपिकल एरिया में होंगे वहाँ पे वेजिटेशन कुछ और सी होगी, वो सारे जो टुंड्रा एरिया में होंगे वहाँ पे वेजिटेशन में वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होता जाएगा, और वहाँ पे जो फसलें उत्पन्न होती हैं या पैदा होती हैं उनमें भी फिर वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब जो माउंटेनियस फॉरेस्ट है, जो माउंटेन फॉरेस्ट है, इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट्स, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में क्या आता है, इसमें मेनली डेसिडियस फॉरेस्ट आते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, बट ये कहाँ मिलेंगे, सिर्फ हिमालयाज के फुट हिल्स पे। इसमें पाइन फॉरेस्ट आएंगे, चीड़ के पेड़ आपने सुना होगा, देवदार सुना होगा, वो सारे नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट में आते हैं। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, इनके जो पत्ते होते हैं सदाबहार, बिल्कुल हरे भरे रहते हैं और बड़े बड़े पत्ते होते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, वेट टेम्परेट आपको मिलेगा 1000 से 2000 मीटर तक। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये हल्का सा समझने के लिए, ठीक है। आप इन चीज़ों के जितने फॉरेस्ट के आप जितने डिटेल में जाएंगे उतना कम है, बट उस चीज़ को आप याद नहीं रख सकते हैं। जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो हर एक चीज़ मेरी वीडियोस में कवर हो जाए, राइट। सो नेक्स्ट है साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। इसमें जो वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स हैं, विंध्यान रेंज में जो माउंटेन हिल्स हैं या नीलगिरीज में जो हिल्स हैं, वो सब इसके अंडर आती हैं, ठीक है। नॉर्दर्न में आ जाएगा नॉर्दर्न वाला एरिया, साउदर्न में आ जाएगा साउदर्न वाला एरिया। सो हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट है, माउंटेनियस फॉरेस्ट आप कह लीजिए, वो भी हमने कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड वेटलैंड फॉरेस्ट। इनको हम वेटलैंड फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जो वेटलैंड्स हैं इंडिया में, उसके 70% एरिया पे धान की खेती ही की जाती है, मतलब पैडी कल्टीवेशन ही होता है। मेनली फाउंड इन दक्कन प्लेटूज। अब ये बताया कि ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके दक्कन का पठार है वहाँ मिलेंगे, सैलीन कोस्ट जो है गुजरात का, राजस्थान का, वहाँ मिलेंगे। जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो डेल्टास बनते हैं वहाँ मिलेंगे, एंड लेक्स एंड रिवर्स जो हैं कश्मीर की, आपको वहाँ भी ये देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं कोई और स्ट्रेटेजी यूज़ करूं तो उसके बारे में मुझे बताइए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। बट वेट, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमें और भी पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट अब जो हमें पढ़ना है वो है मैनग्रोव्स के बारे में। तो मैनग्रोव्स क्या होते हैं, दे ग्रो अलोंग द कोस्ट, जहाँ पे तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पे ये होते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेवरल सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज। अब देखिए कोस्ट के पास होंगे, मतलब पानी जो है वहाँ पे सलाइन होगा, तो यहाँ पे स्पीसीज भी वही होंगे जो सॉल्ट में रह सकते हैं, नमकीन खारे पानी में रह सकते हैं, ठीक है। जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, वो मैनग्रोव्स ही हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको मैनग्रोव्स मिल जाएंगे। जो महानदी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा है वहाँ भी आपको मैनग्रोव्स मिल जाएंगे। देखिए मैनग्रोव्स को आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिल्कुल पानी ही पानी है, ठीक है, और उसमें पेड़ उगे हुए हैं, मतलब पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, पानी के अंदर हैं वो। और इस तरह से आप इमेजिन कीजिए तो आप समझ जाएंगे कि वो मैनग्रोव्स कहलाते हैं। बट पानी के अंदर का मतलब नहीं कि पूरा का पूरा पेड़ ही पानी के अंदर है, जस्ट थोड़ा सा पार्ट उसका पानी के अंदर है, ठीक है। नाउ मैनग्रोव्स होते क्या है,
ये होते हैं श्रब और ट्री दैट ग्रोज इन कोस्टल सलाइन ब्रैकिश वाटर। ये झाड़ियाँ या पेड़ होते हैं जो बिल्कुल सलाइन वाटर में लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं जो कि है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत खतरनाक वाले, तो उनको जरा सा हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। एक रिपोर्ट है विच इज़ बेस्ड ऑन एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजरीज। मतलब जो सैटेलाइट से फोटोज लिए जाते हैं, वहाँ से जो इमेजेस मिलती हैं, उनकी स्टडी करके जो हमें रिपोर्ट मिली है, उसके हिसाब से जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इंडिया में वो है 24.56%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की जो इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो है 24.56%। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये अपडेट होता रहेगा हर साल, बट आई थिंक कोरोना की वजह से इतनी रिपोर्ट्स अपडेट नहीं भी हो पाई हैं। बट आप एक बार करंटली देख लीजिएगा क्या चल रहा है यहाँ पे। बट इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो एरिया वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट में है हमारे देश में, और दूसरा परसेंटेज वाइज कहाँ है। एरिया वाइज का मतलब है कि कोई एक ऐसी स्टेट का नाम बताओ जहाँ पे मैक्सिमम जो है फॉरेस्ट ही है, तो वो है एमपी। एमपी हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। पूरे भारत देश में किसी एक स्टेट में अपने रिस्पेक्टिव में बात करें कि अगर एमपी का 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ना, तो वहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट ही है। सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अब 100 स्क्वायर जो 100 स्क्वायर किलोमीटर वो एग्जाम्पल, इसको सच मत मानना, फिर उस पर कमेंट्स लग जाते हैं आप लोगों के आने की ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एक मैंने एग्जाम्पल से समझाया आपको। अब है परसेंटेज वाइज। परसेंटेज वाइज में मिजोरम जो है वो टॉप में है। मतलब मिजोरम हमारे देश में एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है मिजोरम का, तो उसमें 85.41 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट ही है, ठीक है। एरिया के हिसाब से एमपी और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम। और सेकंड नंबर पे यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश है, तो दोनों में सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश ही आता है। नेक्स्ट है टॉप 3 स्टेट्स शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो टॉप 3 याद करने की जरूरत नहीं, इवन एक ही याद करनी होती है, बट मैंने फिर भी 2 लिख ली है। सो टॉप के स्टेट जहाँ पे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है तो वो है हमारा कर्नाटका। सेकंड पे आंध्र प्रदेश याद रखना होगा, रख लीजिएगा, अदरवाइज कर्नाटका इज इनफ। फिर आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब फॉरेस्ट को बचाने के लिए कोई पॉलिसी वगैरह आई है वो भी देखना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 में। इनका क्या मानना था, ब्रिंगिंग 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, कि हमारे देश का 33% एरिया में तो फॉरेस्ट कवर होना ही चाहिए, ये इनका मानना था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने अपने चैनल पे नेशनल मूवमेंट्स एंड पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स की वीडियोस अपलोड की हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इसी के साथ जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि WTO, WHO, ILO, वर्ल्ड बैंक, UNO, इन सब के नोट्स भी अपलोड किए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हम साथ में ही इंडियन ज्योग्राफी और मिडिवल हिस्ट्री दोनों के वीडियोज़ को मैं साथ में जो है अपलोड कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली अपलोड कर रही हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं जीएस से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे फार्मिंग एंड इट्स टाइप्स, जैसे कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है। तो इस काफ़ी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट आपको मेरी सारे हैंड रिटन नोट्स का प्रॉफिट हो सके। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।